हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक का फुल मॉक टेस्ट सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, जो कि जीडी डीबी और यांत्रिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर थंबनेल पे आपको यांत्रिक नहीं दिख रहा होगा, बट ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन 1 के लिए। चलो इसको कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत ही मदद करेगा आपके एग्जाम में। और आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। देखो, आप में से जितने भी बच्चे हैं ना नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको 60 मार्क्स का पेपर देना है। सबको सबको मतलब चाहे आप जीडी से दो, चाहे डीबी से दो, या फिर यांत्रिक से दो, ये सिलेबस सबका सेम होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है सेक्शन 1 की, तो आप हमारे रक्षक 3.0 बैच से कर सकते हो। बिकॉज मैंने कई रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं पहले, हमारे बैचेस से हुए कई रिजल्ट्स। आप सबके फोटोज दिखाना कोस्ट गार्ड की तरफ से अलाउड नहीं होता। बिकॉज कोस्ट गार्ड के अंदर जब आप जाओगे ना बच्चा, तो आपको वो पहले ही कहते हैं कि आपकी कोई भी तस्वीरें कहीं भी वायरल नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बाकी मैं रिजल्ट्स को आपको यूट्यूब पे भर भर के दिखाते रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे दिखाते रहता हूँ। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारे बैचेस से कोस्ट गार्ड के मामले में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 में ही, क्योंकि बहुत अच्छे खासे मैं रिजल्ट दिलवाता हूँ, तो अच्छे खासे स्कोर करवा देता हूँ। तो सेक्शन 1 में अगर आपके स्कोर्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि जब भी मार्क्स टाई अप होते हैं, वहां पे सेक्शन 1 में जिसके मार्क्स ज्यादा रहेंगे मेरिट लिस्ट में, उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सेक्शन 1 में 50 प्लस तो मिनिमम करने ही करने हैं, और मैक्सिमम जितना हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेस्ट बैच रहेगा रक्षक 3.0, जो कि देखो 533 की बैच थी, जिसको मैंने डिस्काउंट पे 320 रुपीज कर दी, जो कि पूरे 15 मंथ्स की वैलिडिटी हम लोग दे रहे हैं, 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। और इसमें सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और जीडी का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एट स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है, लैपटॉप में यूज करना है, नहीं समझ में आ रहा है ऐप कैसे चल रहा है, तो आप व्हाट्सअप करके हमारी टीम से हेल्प मांग सकते हो, वो बता देंगे आपको। देखो, पहला क्वेश्चन क्या, हमारा पूरा 60 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे इंग्लिश का है क्वेश्चन। इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में बताओ कौन सा, ये ऑलरेडी पैसिव है ना। ये कह रहा है आई एम ऑफन इनवाइटेड, तो एम के बाद इनवाइटेड है भाई। ठीक है, तो एम के बाद यहाँ पे जब इनवाइटेड है, तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो हम जब इसको एक्टिव में ले जाएंगे, ये पैसिव में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट के साथ V1 या फिर सब्जेक्ट के साथ V5 होगा। ये चीज मेरे को देखना होगा। तो ये देखो, यहाँ पे V5 है, ठीक है ना, और मेरा यहाँ पे देम है ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा। तो मैं कभी भी आई को सब्जेक्ट नहीं बना सकता, दे बनेगा। द क्लब को मैं सब्जेक्ट नहीं बना सकता, दे बनेगा, तो दे एंड दे। और यहाँ पे हैव आ गया, जो कि मेरे को हैव इसमें मेंशन ही नहीं है, तो फिर डी तो मेरा होगा ही नहीं होगा भाई किसी भी कीमत पे। तो दे ऑफन इनवाइट, और दे के साथ V1 ही लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डेप्लोर का मतलब क्या होता है भाई? डेप्लोर का जो भी मतलब होता है, इसका आप एंटोनिम बताओ। डेप्लोर का मतलब होता है किसी से ना वो करना, जैसे किसी को पसंद ना करना। ठीक है, किसी की बुराई करना, किसी की आप बुराई कर रहे हो, घृणा कर रहे हो किसी से, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेज कर रहे हो आप, प्रशंसा कर रहे हो आप, सिंपल ना। चलो आगे बढ़ते। कह रहे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे, ये चीज बताना है। टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है भाई, अब देखो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे एल्डरली जेंटलमैन थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, द रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। अब मेरे को इस बात बताओ, मैंने क्या कहा, द रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी। अब ये द किसके लिए आया है? स्टोरी के लिए आया है। बात समझ में आ गया? अब जब स्टोरी की जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करना होता है ना, हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे होते हैं, ना कि द का। ठीक है, अब पुलिस पर्सनल को मिसलीड करने के लिए कोई स्टोरी बनाई जा रही है, तो ऑब्वियस ही चीज है, वो पुलिस पर्सनल को पता नहीं है वो स्टोरी। ये समझ में आ रहा होगा आपको? तो वो कहीं ना कहीं अ आर्टिकल आने वाला है। चलो, तो यहाँ पे टोल्ड द के जगह पे टोल्ड अ रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, मंडेन का कह रहा है सिनोनिम बताओ। मंडेन का मतलब क्या होता है, ये चीज बताओ। कोई साधारण सी चीज, साधारण, तो इसका क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल का मतलब बहुत साधारण होता है, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, एक्साइटिंग मतलब उत्साहित, तो ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब साधारण चीज होता है ना ऑर्डिनरी का मतलब। फिर टैकिटर्न का पूछ रहा है, एंटोनिम बता दो भाई। टैकिटर्न का मतलब क्या होता है? जो कम बोलता हो। ठीक है, क्या करता हो? जो कम बोलता हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो बहुत बोलता हो।
कम बोलने वाला का मतलब जो बहुत बोलने वाला हो, तो होता है लोकेसियस। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसको आप अरेंज करो। अरेंज कैसे करो, देखो पढ़ो। योर कैल्ड्रन गेव बर्थ रिप्लाइड द हुर्जा। तुम्हारा जो कैल्ड्रन है, जो तुम्हारा जो कैल्ड्रन कॉल्ड्रन है, मतलब जो बड़ी सी सुराही होती है, वो बच्चा दे दिया। ठीक है, हुर्जा ने रिप्लाई किया। तो भाई उसने किससे कहा मेरे को पता नहीं है, जब तक कोई नाउन नहीं आ रहा है। ये प्रोनाउन किसके लिए हम यूज कर रहे हैं नहीं पता, तो हम ए से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा गलत है, बिकॉज ये ए से स्टार्ट है। इस तरीके से चीजों को ध्यान से देखो, क्योंकि प्रोनाउन का यूज किसी नाउन के लिए होता है, और इस सेंटेंस से तो मेरे को क्लियर ही नहीं है किस कौन नाउन क्या है। बोलोगे हट जाए, नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी और इंसान से कह रहा है ना, तो वो कौन इंसान है पता नहीं है। तो भाई तो ए से स्टार्ट करना पाप हो जाएगा, तो ए को कट कर दो। अब बी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज दिस, आस्क द नेवर पॉइंटिंग टू द पॉट। ये क्या है, नेवर ने पूछा पॉट की तरफ पॉइंट करके। भाई किससे पूछा, किसी से पूछा होगा ना, तो इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो पा रहा। तो क्या इसके जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस में ऐसा कुछ है जिससे कि क्लियर हो जाए, तो बी के बाद डी लाने से क्लियर होगा। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन ही हैड फिनिश्ड विथ इट। अब भाई ये ही कौन है ना, कुछ दिन के बाद, ये ही किसके लिए आया है, फिर दिक्कत लग रहा है। तो इसमें भी प्रोनाउन, ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन कुछ भी क्लियर नहीं है कि नेवर ने किससे बोला और उसके लिए ही का यूज कर दिया आपने। तो बिना नाउन को लाइव प्रोनाउन का यूज कर दे रहे हो आप, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी से भी नहीं कर सकते बचा। सी से, दोनों में सी एंड डी के अंदर दोनों सी से स्टार्ट है, तो इसका मतलब सी से कहीं ना कहीं होगा। देखो सी में क्या कह रहा है, वन डे नसरुद्दीन हुर्जा बोरोड अ कॉल्ड्रिन फ्रॉम द नेवर। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, नसरुद्दीन हुर्जा जो था ना, उसने एक सुराही को उधार लिया अपने पड़ोसी से। तो हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो सी क्लियर है। ठीक है भाई, अब सी के बाद बी करें कि डी करें। अब मैं बी करता हूं तो क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस, आस्क द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। अब भाई उसने उधार ले लिया, तो उसका नेबर क्यों बोलेगा कि ये क्या है, पॉट की तरफ पॉइंट करके। अब उसी का पॉट है और वही क्यों कहेगा कि क्या है, मतलब बीच में कुछ चीजों को छुपाई जा रही है। तो बी को लाना सही नहीं लग रहा मेरे को फिलहाल। अगर मैं डी लेके आ जाऊं तो फिर क्या करा, फ्यू डेज लेटर व्हेन ही फिनिश्ड, सॉरी व्हेन ही हैड फिनिश्ड विथ इट ही सेंट इट बैक विथ अ पॉट इनसाइड इट। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, हुर्जा क्या करता है, नेवर से उधार लेके आता है, और कुछ दिन के बाद जब अपना काम कर लेता है तो वापस से वो क्या करता है, उसके अंदर एक पॉट डाल के दे देता है, सुराही के अंदर एक पॉट डाल के, मतलब छोटा सा गमला डाल के दे देता है। ठीक है, तो जब यूज करके रिटर्न करने का सवाल आता है तो हो गई ना भाई डी के अंदर। ठीक है, अब डी के बाद कह रहा बी, तो भाई जब सुराही के साथ एक उसके अंदर घड़ा या फिर गमला लेके जा रहा है वो, तो वो क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस, आस्क द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। अब ठीक है, पॉट का जब जिक्र हो गया ना, देखो खुद समझ में आ जाना कि द पॉट है यहाँ पे और अ पॉट है, तो मतलब द पॉट लाने का मतलब क्या है, पहले जब अ पॉट का यूज हो जाएगा तभी यूज करेंगे। मतलब बी और डी में ना पहले डी का यूज होना चाहिए, देन बी का यूज होना चाहिए, ये भी चीज ध्यान देना। इस हिसाब से भी हम ए को काट देते कि बी पहले नहीं आएगा, बिकॉज डेफिनेट आर्टिकल पहले नहीं आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। तो बी के बाद डी देखो हमारा इसके अंदर भी है, ये भी गलत हो गया। अब बी के बाद डी हमारा सी में भी है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अ पॉट वाले सेंटेंस पहले यूज होगा और द पॉट वाला बाद होगा। तो इस हिसाब से भी हम डायरेक्टली कह देते हैं डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो बी पहले डी का यूज है, देन बी का यूज है। तो जब पॉट डाल के दे दिया, एक पॉट डाला, तब उसकी तरफ पॉइंट करके नेबर पूछ रहा है कि भाई क्या कर दिया तूने, ये चीज क्या डाल रखा है इसके अंदर। तो फिर कह रहा है ना कि क्या रहा, वो क्या कह रहा है, हुर्जा क्या रिप्लाई देता है, योर कॉल्ड्रन गिव बर्थ, रिप्लाइड जो हुर्जा, वो कहता है ले तेरा सुराही बच्चा दे दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि पहले वो उधार लेता है सुराही अपने पड़ोसी से, यूज करके उसके अंदर एक पॉट डाल के दे रहा होता है। तो उसने पूछा ना उसका जो जिसका पॉट था, सुराही था, कि भाई ये पॉट क्या है, क्या है ये, क्या चीज है। तो उसने कहता है, क्या कहता है, तेरा सुराही बच्चा दे दिया, बस सिंपल सा फंड है। आगे देखो, द कैप्टन अलॉन्ग विथ ऑल द सेलर्स वेयर हार्मली, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, द कैप्टन अलॉन्ग विथ ऑल द सेलर्स वर वार्मली वेलकम बैक होम बाय द टाउन पीपल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एरर है, द कैप्टन, अब अलॉन्ग विथ ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ना, तो इनके जो आने वाले वर्ब होते हैं वो पहले से, इनके जस्ट पहले आने वाले सेंटेंस के वर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द कैप्टन हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए वर का यूज थोड़ी होगा, वाज का यूज होगा। सेलर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी कर रहे हो आप, वेलकम करने वाला मेन तो द कैप्टन है हमारा, तो वर ना होके वाज होगा। कहाँ पे है, हाँ ये रहा, बी के अंदर वाज हो जाएगा।
आगे पढ़ते हैं, इफ आई गो टू बैंगलोर आई डैश विथ माई नेफ्यू। अब इफ के साथ आने वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो अगला सेंटेंस क्या होगा भाई, फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा, जिसको हम विल प्लस B1 करेंगे तो आई विल विथ माई नेफ्यू। ठीक है, आई विल स्टे विथ माई नेफ्यू। चलो अब इसको क्या करोगे, क्या कह रहा है ना, डायरेक्ट फॉर्म इसका चूज करो भाई, ये इनडायरेक्ट में लिखा है, लुकिंग एट दिस वॉच ब्रेन बाबू ऑब्जर्व। ठीक है, बैरिन बाबू ना यार, ब्रेन नहीं है, बैरिन बाबू ऑब्जर्व दैट दे वर रनिंग मोर और लेस ऑन टाइम। ठीक है, रनिंग है ये। एक्चुअली ना इससे पहले मैं 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अभी फिलहाल जो है ना रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं था, फिर सोचा कि मॉक टेस्ट काफी दिन के बाद हो गया ना तो अभी करा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा उल्टी सीधी चीजों को मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, लुकिंग एट हीज वॉच बैरिन बाबू ऑब्जर्व दैट दे वर रनिंग मोर और लेस ऑन टाइम। ठीक है भाई, अब चलो, अभी ऑलरेडी क्या इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट में बदलोगे ना, तो ये सीन देखोगे, वर जो है यहाँ पे पास्ट में हो तो पहले तो ये सोचना कि किसको लेके आते हैं, इज या फिर आर को लेके आएंगे। तो ये तो सेंटेंस में वर है तो वो तो होगा नहीं। अब ये हैड बीन तो ये नहीं होगा, बिकॉज इज आर को कन्वर्ट किया होगा हमने वर के अंदर। ये हैव बीन को हम तो कैसे थोड़ी हैड लेके आते वहां पे, तो भाई आर है ना, वी आर रनिंग को हम वर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, अगर इज होता तो वॉज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो हम सी को कर देंगे। पूरा सेंटेंस बिना देखे भी हम ना वर्ब को देख के चेंज कर सकते थे। आई कह रहा सी डिसाइडेड टू मैरी हिम इन स्पाइट हिज हैबिट ऑफ स्पेंडिंग रिक्लेशली। इसके अंदर एरर बताओ भाई, अगर एरर दिख रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर चलो आगे बढ़ो। नो एरर का भी ऑप्शन आपके सामने होता है तो, लेकिन इसके अंदर नो एरर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। भाई देखो, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ का यूज होगा ना कि इन स्पाइट होता ही नहीं कुछ, ये कंप्लीट फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। ठीक है, तो कहाँ पे एरर है, बी के अंदर एरर, इन स्पाइट ऑफ होता है ना कि इन स्पाइट। आगे देखो क्या कह रहा है, वी वॉज सो बिजी डैश राइटिंग डैट व्हेन द मेड केम डैश ही डिडंट हियर हर। ठीक है, अब देखो किस चीज में भाई बिजी थे, तो इन राइटिंग ना, लिखने में बिजी थे, तो इसका मतलब इन से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन सी। मेड केम इन तो कहते ना कम इन, अंदर आना, तो केम इन। क्लियर है ये चीज, तो इजी सा था, सेंटेंस को पढ़ के कर लिए होते। बैड ब्लड एक ईडियम होता है जिसका मतलब क्या होता है, किसी से वो होना, दुश्मनी होना। ठीक है, दो लोगों के बीच में शत्रुता का भाव जो रहता है ना, वो वाला कहते हैं बैड ब्लड। तो कहाँ पे है, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, मतलब हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता होना। फिर 30 नंबर कह रहा है हरी अप, देयर इज स्टिल डैश वर्क लेफ्ट टू डू, मतलब यहाँ पे अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी करो। तो बोलोगे देयर आर मैनी वर्क लेफ्ट टू डू। भाई अगर मैनी अगर आता ना, शांत से सुनो, मैनी में ना और मच में मैं फर्क बताता हूँ। ठीक है, क्या मैं लिख रहा हूँ, मैनी और मच में मैं फर्क बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैनी का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के पहले, मच का ठीक है, और साथ में वो प्लूरल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काउंटेबल नाउन होगा। मच का यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जब चीजें अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर प्लूरल कुछ होती नहीं है, वो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, प्लूरल बनता ही नहीं है। अगर मेरे को मैनी का यूज करना होता और प्लूरल के लिए तो भाई वहां पे वर्क्स दिखता, लेकिन वर्क अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। जब अनकाउंटेबल है तो मैनी का यूज होगा नहीं, मच वर्क होगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि काम तो हम गिन सकते नहीं, इंग्लिश ग्रामर में काम को जो है अनकाउंटेबल माना गया है, तो वहां पे कहना होगा मच वर्क। ठीक है, ना कि मैनी वर्क। आगे बढ़ते हैं, क्या रहना कि सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, एमिनेंट, टेम्परामेंट, रेटिसेंट, पर्टिनेंट। ठीक है भाई, देखो एक एमिनेंट ई से होता है और एक एमिनेंट आई से होता है। ई से जो एमिनेंट होता है जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, और आई से जो होता है डबल एम होता है, इसका मतलब होता है जल्दी करो, तुरंत करो। ठीक है भाई, चलो तो आई के बाद डबल एम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला में एरर है। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या करा, प्लेस वर वेपन एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा जगह जहां पे ना वेपन्स को रखा जाता हो स्टोर करके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्सेनल, शस्त्रागार। ठीक है, आर्सेनल।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ 5 क्वेश्चंस होंगे, फिर साइंस को कर रहे होंगे हम लोग। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई? बताओ, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, जो कि पूरी दुनिया का ना 40%, ऑलमोस्ट 40% कॉफी उत्पादन करके दे देते हैं। जापान की मुद्रा पूछा गया था, क्या है भाई? ये तो इजी सा है, ये नहीं। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की लंबी नदी पूछेगा तो आप गंगा मत खोजना, वो क्या है? नील नदी। कह रहा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था ना। चलो, ग्राहम बेल का फोन का आविष्कार आज मोबाइल के फॉर्म में, देखो मोबाइल के फॉर्म में अगर पूछेगा तो मोबाइल में मत कर देना, ठीक है? ये टेलीफोन के किए थे। और पूछेगा मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टिन कपूर नाम है उनका, याद रखोगे आप, ठीक है? मार्टिन कपूर। चलो, कह रहा पृथ्वी की परत में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है भाई? बोलोगे पहला बताया नहीं, दूसरे के चक्कर में पड़ गए। पहला तो बता दो भाई, तो पहले दूसरा तो बता दो, दूसरा कौन सा है? सिलिकॉन है, ठीक है? तो बोलोगे आपने पहला तो बताया नहीं, तो फिर दूसरा क्यों बता रहे हो आप? ऑक्सीजन है सबसे पहला 46%। तो बोलोगे सिलिकॉन कितना है सर? तो बोलोगे ये 28% है, ठीक है? चलो, 2 kg वस्तु जो 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो उसका संवेग क्या है? संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है। तो मास कितना है भाई? 2 kg। वेलोसिटी आपकी है 5, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलो, 17 प्रोटॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा भाई? देखो, जिस भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं ना, वही उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा होता है। ये चीज पता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक उत्तल दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? अ कन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बोलोगे नहीं पढ़ा हमने, तो बोलोगे ना पढ़ा है हमने, हमने साइंस वाली सीरीज के अंदर इसको पढ़ाया है। तो बोलोगे क्या पढ़ाया था आपने? तो हमने पढ़ाया था ना कि देखो फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस बाई 2, और उसका रेडियस जब पूछेगा तो कर दोगे f इंटू 2, बात तो वही हुआ। तो वक्रता त्रिज्या पूछ ही रहा है, इसका कर्वेचर रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालोगे? 2 इंटू 20, जो कि हमारा हो जाएगा 40। कहाँ है? ऑप्शन सी के अंदर है। चलो, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, ठीक है, तरंग का समय काल क्या होता है? तो टाइम पीरियड निकालने का टी का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/50 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0.02 सेकेंड्स। टाइम ही निकालना है ना, तो सेकेंड्स में निकालोगे आप, ठीक है? चलो, ये सारा फॉर्मूला ना आपको साइंस वाली सीरीज में करा रहा हूं मैं, तो साइंस वाली सीरीज का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसको फॉलो करते रहना। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक और धातु है जो बिजली का संचालन करता है? तो फिर महका दिया इसको पढ़ा पढ़ा के। ग्रेफाइट है, जो कार्बन का अप्रूफ है, एक नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रिसिटी को करंट क्या करता है? फ्लो कराता है। आगे देखो, एक तार का प्रतिरोधक क्या है अगर 12 वोल्ट की बैटरी इसके माध्यम से 3 एम्पियर धारा उत्पन्न करती है? तो बोलोगे हैं रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? V/I। रेसिस्टेंस तो पूछ ही रहा है ना। तो कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट है, कितना एम्पियर है? 3 एम्पियर है, 4 ओम का रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा भाई वो। तो ये सारे फार्मूला पढ़ा रखा है आपको, जैसे मैंने V/IR कराया था, I/V/R कराया था। ये सारी चीजों यहीं से घुमा फिरा के बनाते रहो फार्मूला। मानक दबाव पर इथेनॉल का क्वथनांक कितना हो जाता है बताओ? तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था ऐसी। एक एटॉमिक प्रेशर, एक एटीएम पे पूछ लेगा ना आपसे, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना? चलो, बोलोगे एटीएम क्या सीन है भाई? एटॉमिक प्रेशर को हम एटीएम से शो कर रहे होते हैं। एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या है बताओ? तो न्यूटन है, ये तो इजी सा चीज है। कौन सी धातु को हवा के साथ प्रतिक्रिया रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है? विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर किरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ एयर? बताओ, किरोसिन के अंदर किसको डुबा के रखते हैं? तो हमने बात किया था सोडियम। सोडियम को बाहर निकालोगे तो आग पकड़ लेता है, रिएक्शन कर लेता है, वो रिएक्ट कर लेता है।
कह रहा है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो भाई वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। चलो अब हमारा है यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो हमारा 6 है, 13 है, 25 है, 51 है, 101 है। तो 6 को 2 से गुना करके +1 करा पहले, फिर 13 को तू 2 से गुना करके -1 किया, फिर 25 को 2 से गुना करके -1 नहीं +1 कर रखा है इस बार, फिर 51 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करा है, फिर यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करके इस बार +1 करना होगा। तो 202 में से ना मैं एक जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 203। ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये साइनोलिज्म का क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे पिछली बार पूछा गया था तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, कह रहा है कि ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर व्हाइट, सभी हरे नीले हैं और सभी नीले सफेद है। तो मान लो सभी ग्रीन है ना, ये कैसे हैं, सभी हरे नीले हैं, ये सब ब्लू के अंदर आ जाएंगे, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। कह रहा सभी नीले सफेद हो जाएंगे, तो सभी ब्लू जो है ना ये व्हाइट, सभी ब्लू को भी व्हाइट के अंदर डाल दो। अब एक चीज मेरे को बताओ, बोलोगे पूछो क्या चाहते हो पूछना आप। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वो चीज क्या है ना, ये जो सभी ग्रीन है, ध्यान देना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है ना कि जो सभी ग्रीन है वो किसके अंदर आते हैं भाई, ब्लू के अंदर आते हैं। तो ये ब्लू के अंदर आ रहे हैं, और जब ये ब्लू के अंदर आ रहे हैं तो ये तो ग्रीन पार्ट भी इसके अंदर चला गया, दिख रहा है, ये ब्लू का पार्ट इतना था तो ग्रीन वाला इसके अंदर चला गया। और जो ये ब्लू वाला पार्ट है, कह रहा है ये सभी वाइट हैं, तो भाई ये सभी वाइट के अंदर, तो वाइट तो ऑलरेडी वाइट कलर है, तो मैं ये ऐसा अगर खींचूं तो ये वाइट कलर के अंदर सारे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब वाइट के अंदर आ जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो वाइट कलर में करूंगा तो सब मीठी जाएगा, ये तो ऑब्वियस चीज है। तो ऐसा जब भी इमेज बने ना तो ये समझ लेना क्या सवाल क्या कह रहा है। देखो कह रहा है अब यहां से कंक्लूजन निकालो, कुछ नीले हरे हैं, सम ब्लूज आर ग्रीन, तो क्या कुछ ब्लू पार्ट जो है वो ग्रीन के अंदर आ रहा है, ऑब्वियस चीज है। अगर मैं पूरा अगर ब्लू कर दूंगा तो ग्रीन वाला पार्ट के अंदर ब्लू आ जाएगा, इसका मतलब हाँ ठीक है ओके। कह रहा है ना, फिर क्या कह रहा है, सम वाइट आर ग्रीन, कुछ सफेद हरे हैं, कुछ वाइट जो है वो हरे होंगे, ऑब्वियस चीज है, ये पूरा उसके अंदर है तो ये थोड़ा सा ये भी हो। कह रहा है कुछ हरे जो है ना वो सफेद नहीं है, भाई कैसे पॉसिबल है, कुछ हरा सफेद तो होगा ही ना, बिकॉज हरा सफेद के अंदर घुसा है तो व्हाइट वाले पार्ट पे भी ओवरलैप कर रहा है वो, तो ये नहीं हो सकता है। कह रहा है सभी सफेद नीले हैं, ऑल व्हाइट आर ब्लू, ठीक है, कैसे पॉसिबल है, ये जो बाहर का पार्ट है व्हाइट वाला ये ब्लू के अंदर थोड़ी है, नहीं है। और ब्लू भले ऑल ब्लू व्हाइट हो जाएगा बट ऑल व्हाइट जो है ना ब्लू नहीं होगा, तो डी भी गलत है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए के अंदर सही है ये। अब देखो कह रहा है ए के ऑपोजिट वाला लक्षण बताओ, ए का ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, एफ कभी भी इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, जो इसके एडजेसेंट सरफेस है, जो इसके सटे हुए पार्ट है वो कभी ऑपोजिट नहीं होते। सी और ई कभी इसके ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो हम ऑप्शन सी एलिमिनेट करते हैं, एफ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो बचा, सिंपल। और दूसरा नियम मैं निकालता हूं ना, मान लो एक तो नियम ये हो गया, अगर किसी डाइस के 2 सरफेस सेम है ठीक है, तो तीसरा जो डिफरेंट जो सरफेस होगा ना एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ए का उल्टा डी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे। अब बोलोगे और कोई लॉजिक है, हाँ और भी लॉजिक है। अब किसी लाइक ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन सी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, तो सी दो जो कॉमन है, तो सी के जस्ट राइट मतलब क्लॉकवाइज बाद इसके अंदर ए आ रहा है, तो सी के जस्ट क्लॉकवाइज बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा एलिमेंट होगा उसका अपोजिट है। सब तरीके से डी आंसर इसका आ रहा है, तो जो भी तरीका सही लगे चूज कर लो। अब कह रहा है 3 का रिलेशन अगर 12 से है तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा भाई, तो बोलोगे कुछ नहीं सर 3 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 में 4 कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नहीं ये तो 20 हो जाएगा हमारा, तो सी कहाँ से होगा, 5 के 20 होगा ना, तो 20 तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका एक और लॉजिक है, दो लॉजिक बताता हूँ जिससे कि आंसर आ जाएगा। पहला लॉजिक तो ये कहता है ना भाई, 3 का स्क्वायर करके इसमें 3 जोड़ दो, 9 + 3 = 12 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ देंगे तो 25 + 5 हमारा 30 आ जाएगा।
सेकंड मेथड क्या आता है ना, तो 3 में ना 3 से एक ज्यादा को गुणा कर दो, मतलब 3 इंटू 4 कर दो 12 हो जाएगा। तो 5 में ना 5 से एक ज्यादा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 बराबर 30 हो जाएगा। तो हर तरीके से ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड सही है, जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक करता है पहले उसको आंसर करके आगे बढ़ लेना। चलो भाई, कह रहा अगर पिकॉक का रिलेशन इंडिया से है तो बियर का रिलेशन कहाँ से होगा भाई? तो ये तो नेशनल बर्ड है ना पिकॉक, तो बियर कहाँ की है बताओ मेरे को? तो रसिया का है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है वहां से। कह रहा 5 लड़कियां बागों में बैठे बैठे झूला झूल रही थी। ठीक है, 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी थी। सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर है। मैरी रानी के दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। तो रीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द टू राइट ऑफ बिंदु। Mary is to right of Rani. Rita is between Rani and Mary. Who is sitting immediate right to Rita? चलो इसको हम कोशिश करते हैं बनाने का भाई। एक सीधे बेंच पे बैठी है, ये सर्कुलर नहीं बैठी है, तो सिंपल सा फंडा। सीमा जो है ना रानी के बाईं ओर, तो रानी हमारी यहाँ, हमारी नहीं जिसकी भी है, उसके लेफ्ट में सीमा है। ठीक है, और बिंदु के दाईं ओर है, तो मतलब बिंदु यहाँ पे बैठी होगी तब ना इसके राइट में सीमा बैठी है। सही है। मैरी जो है ना रानी के दाईं ओर है, तो रानी का राइट तो इधर होगा, तो इधर मैरी बैठ जाएगी। तो कह रहा है रीता रानी और मैरी के बीच में है, तो रानी और मैरी के बीच में अपने को रीता को बैठा हुआ यार, फिर रीता जी बैठेंगे। तो रीता के ठीक दाईं ओर कौन है भाई? तो रीता के राइट में कौन है? मैरी है। तो मैरी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 37 क्या कह रहा है? वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बताओ कौन सा डिफरेंट है? चिकन, स्नेक, स्वैन, क्रोकोडाइल। तो बोलोगे सर इसमें चिकन कर दो। रीजन क्या है ना, कुछ सांप पानी में रहते हैं, हंस भी पानी में रह लिया करते हैं, क्रोकोडाइल्स भी पानी में रह लिया करते हैं, बट चिकन्स को पानी से पक पक पकाक करना शुरू कर देगा, भागने लगता है, पानी से नफरत होता है उन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक सवाल है जो कि थोड़ा इजी सवाल है, इजी नहीं है मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कर लोगे। क्या है ना, अगर ये दे रखा है x एट द रेट ऑफ स्टार p b है ना, यहाँ पे b स्टार p के अनुसार p और x के बीच में रिलेशन बताओ। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पहले तो x और एड ये पे और b के बीच में क्या है? तो एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है? a एट द रेट ऑफ b का मतलब है ना b a के साउथ में 1 मीटर पर है, b इज एट 1 मीटर टू साउथ ऑफ a। तो भाई पहले वाले के साउथ में है दूसरा वाला, तो x के 1 मीटर साउथ में हो जाएगा b, 1 मीटर। ठीक है, अब b स्टार p का मतलब क्या है भाई? तो स्टार का मतलब है ना कि b इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ a। तो भाई p जो हो जाएगा ना b से 1 मीटर लेफ्ट हो, सॉरी लेफ्ट तो इधर होता है ना, इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कौन है? p हमारा। तो कहेगा x के रिलेशन में निकालोगे तो ये मेरा हो जाता है वेस्ट और ये साउथ, तो साउथ वेस्ट में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहे हैं? a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a मल्टीप्लाई b का मतलब है कि a b का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है c m का पुत्र है? बताओ किसका अर्थ है भाई? c m का पुत्र है। चलो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे क्या करना है अपने को। सी जो है ना एम का पुत्र है, तो मतलब सी क्या होगा? प्लस होगा, मतलब एक लड़का होगा। तो मेरे को सी को ना यहाँ पे रिलेशन देखो, सी प्लस एफ का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि सी भाई हो सकता है। एक तो इसका आंसर आने का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है लड़का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब है ए जो है बी का पिता है। ठीक है, तो मतलब एफ जो है ना सी का पिता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सी का यहाँ पे जेंडर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको आंसर करना पाप है। ठीक है, तो एन माइनस सी का मतलब क्या है भाई? ए माइनस बी का मतलब है ए जो है ना बी की बहन है, तो एन तो बहन निकल गई, लेकिन चलो एक एक करके देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। ठीक है,
लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है सी एफ का भाई है, तो ये तो भाई भाई निकल गया, ये भी भाई निकल गया, तो पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी से लेके स्टार्ट करेंगे तो एम इंटू एन का मतलब क्या है, ए क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए जो है ना बी का पिता है, तो मतलब एम जो है ना वो फादर हो जाएगा बी का। ठीक है, सॉरी एन का, नॉट बी का। अब एन माइनस सी का मतलब क्या है, ए जो है ना बी की बहन है, मतलब एन जो है ना वो बहन हो जाएगी किसकी, सी की। और सी प्लस एफ का मतलब क्या है भाई, ये सी जो है ना भाई हो जाएगा एफ का, तो एन का पुत्र तो हो ही गया ना ये, तो चलो ठीक ही है, डी हमारा सही आंसर है। इस तरीके से आप सबको चेक करोगे तो आपको सिर्फ यही आंसर मिलेगा। इसमें कह रहा है बाकी से कौन सा डिफरेंट है चूज करो। वीडियो को पॉज करके सोचो। देखो सबके ना निडल यहाँ पे निडल के ऊपर लगा हुआ है, सबके एक प्लेन साइड के ऊपर ये निडल्स लगे हुए हैं, प्लेन साइड के ऊपर। बट इसका जो सीन है भाई ये कॉर्नर के ऊपर निडल लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, कॉर्नर के ऊपर निडल लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए सबसे अलग है। 41 नंबर क्या मैथ के क्वेश्चन से, मैथ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है ना, देखो क्या, अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 और 10 है, तो परिणाम बताओ। कह रहा है अगर इनका योग a प्लस बी मान लो 7 है और a इंटू बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो भाई पहली चीज, जब भी ऐसा सही मानना होगा ना तो हम बीच वाले जो वैल्यू होती है ना उनको ही हम ब्रेक करते हैं। तो बीच में अगर मेरे को 10x को तोड़ना हुआ तो मैं कभी भी इनको ऐसा कोई वैल्यू ला सकता हूं जिनको जोड़ के मैं 7 बना दूं, पॉसिबल ही नहीं है। और मल्टीप्लाई करके 10 बना दूं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैं 5 इंटू 2 को तोड़ूंगा ना। ठीक है, तो ये जोड़ने पे मेरे को 7 तो मिल रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 भी मिल रहे हैं। लेकिन गाइज मैं 7 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 7x स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं 5 इंटू 2 करूंगा तो 10x स्क्वायर मिल जा रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं इसको। अगर आपने इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज आपको क्लियर होगा, तो ये आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब बीच में अगर 10 है तो ना तो सी हो सकता है ना ही ये हो सकता है, तो बचा कौन सा, 7x वाला। बिकॉज 7x को हम तोड़ेंगे ना तो 10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह पॉजिटिव मिलेगा प्लस 10x स्क्वायर, एक जगह माइनस 10x स्क्वायर मिलेगा। और मैं 7 को तोड़ूंगा भी ना तो 5x प्लस 2x तोड़ दूंगा, और यहाँ पे ऊपर है ना तो माइनस 5x और माइनस 2x तोड़ूंगा, और नीचे वाले को मैं प्लस 5x और प्लस 2x तोड़ूंगा। तो ठीक है ना, जोड़ने पे मेरे को 7 मिल गया, जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल रही है। लेकिन एक बात बताओ, मैं इसको अगर प्लस वाले को अगर भेजूंगा इस साइड तो मेरे को ये तो -5 मिलेगा, -2 मिलेगा, तो इसका मतलब माइनस वाले को साइड में चेंज करूंगा तो प्लस वैल्यू मिलेगा। तो इक्वेशन अगर आपने किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत पकड़ लोगे कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर इक्वेशन आपको ब्रेक करने नहीं आता है तो आप बैठे रह जाओगे दिन भर, तो भी आपसे नहीं बनने वाला ये चीज, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरा 10 है, एक्स वाई की वैल्यू 21 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो भाई दोनों साइड है ना, या तो आप स्क्वायर कर दो, तो आपको मेथड 1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 42 दैट इज 58। या फिर सेकंड मेथड यू कर सकते हो आप, मैं इसी को ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21, तो 100 में से मैं यहीं पे क्या कर लूंगा भाई, 42 को माइनस कर लूंगा तो मेरी 58 हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, 58 आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। चलो एक तरीका और था, यहाँ पे मेथड 3 क्या कर लेते, एक्स प्लस वाई बराबर 10 कह रहा है ना, तो हम कह सकते हैं मान लो 7 प्लस 3 बराबर 10 होता है। एक्स इंटू वाई की वैल्यू मेरे को 21 कह रहा है, तो 7 इंटू 3 की वैल्यू 21 होती है। तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 49 प्लस 9 डेट इज 58। तो तीनों के तीनों मेथड हैं, जो भी मेथड सही लगे आप लगा लो, और आंसर तो सब में सेम ही आने वाला है, ठीक है भाई। 58 तो 3 मेथड मैंने बताए, तीनों में से जो सही लगे आप कर लो। हाँ, तीसरा मेथड ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड में वो चीज एट द टाइम स्ट्राइक किया कि नहीं किया। नहीं किया तो दिन भर वैल्यू सोचोगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे दे तो, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब क्या कह रहे हैं, एक्स का हल ज्ञात करें। अगर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 हो तो भाई एक बात बताओ मेरे को, मैं
इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा। चलो मैं इस इक्वेशन को ना x माइनस 3 बराबर 0 मानता हूँ, x प्लस 2 बराबर मैं अगर 0 मानता हूँ, क्लियर है ना। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी भाई, x बराबर 3 और ये x बराबर मेरे को मिल जाएगा -2। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग मेरे को मिल गया x की वैल्यू 3 और एक जगह मेरी x की वैल्यू -2। तो 3 -2 ऑप्शन बी के अंदर है। मेथड 2 के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस को रखना चाहूंगा, दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 0 लाना है। यही कह रहा ना कि x -3 और x प्लस 2 की वैल्यू को तुमको 0 लाना है। तो भाई 0 तभी ला सकते हो ना जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आएगा जब एक चीज 0 हो। तो भाई मेरे को यहाँ पे 0 करना है, 3 में से मेरे को मैंने किस नंबर में से हम 3 को घटाएंगे कि मेरे को वैल्यू में 0 मिलेगा। तो ऑब्वियस चीज है, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बार हमने इसको 3 रखा तो ये 0 मिल गया, ठीक है। तो और ये फिर ये कह रहा है कि अगर मेरे को x में से 2 मेरे को जोड़ना है तो कब किस वैल्यू में 2 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो मैं x की वैल्यू अगर -2 रख दूं यहाँ पे तो -2 + 2 कट के 0 हो जाते हैं। तो एक बार मेरे को x की वैल्यू 3 रखनी है और एक बार x की वैल्यू -2 रखनी है। तो ये तो बिना पेन उठाए बिना माइंड सोच के भी ऑप्शंस कर लेते, या तो ऑप्शन से कर लेते या फिर ऐसी वैल्यू पुटिंग सिस्टम से कर लेते, या फिर आप बेसिक से भी अब इसको इक्वेशन बनाना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो सब मेथड है यहाँ पे, जो भी आपको सही लगे आप उसको यूज करो, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई जो है ना 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। मेंसुरेशन अभी चैप्टर मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा के खत्म किया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²h। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई, 7 × 7 × 14। एक साथ साथ तो कट गया। अब मेरे को 22 × 7 × 14 को मल्टीप्लाई करने से पहले ना मेरे को ऑप्शन देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं कि ऑप्शंस के सारे यूनिट डिजिट सेम है। इसका इकाई स्थान 8 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है, मतलब सब अलग अलग है। तो मेरे को पूरा इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना, मैं इनके यूनिट डिजिट को खाली सॉल्व कर दूंगा ना। 7 दूनी 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 × 4 16। तो मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो पूरा यूनिट डिजिट 6 किसके इक्वेशन के अंदर, ऑप्शन के अंदर 616। तो इसका अंदर 616 हो जाएगा। अब बैठ के मजदूरी नहीं करना, कुछ स्मार्ट अप्रोच ऐसे भी एग्जाम में लगा लेना, ठीक है। लाइक दिस ऐसे क्वेश्चन जब देखना ना पहले ऑप्शन देख लो, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो इसका इक्वेशन ऐसे आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² होता है। तो 6 का भाई 6 और इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 को भी कितने भी बार 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब 100 बार भी कर लो तो यूनिट डिजिट 6 कहाँ पे है, एक वाले में ही है। 216 ही इसका आंसर कुछ ना कुछ करके होगा, और क्या है, कौन मल्टीप्लाई करे इतना। अब देखो ये सवाल बनाने में हो सकता है कैलकुलेटिव हो, यूनिट डिजिट सबका क्या है 444 है, तो थोड़ा सा लफड़ा होगा। अब इसको पूरी तरीके से मेरे को सॉल्व करनी होगी। क्या कह रहा है, एक शंकु के छिनक की आधार की त्रिज्या क्या है, 7 है, और उसकी त्रिज्या जो है 5 है, शीर्ष की त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई अगर उसका 10 है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। किसी भी फ्रस्टम का जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बोलोगे πl × l r + r, कैपिटल R + r। मतलब एक जो होती है बड़ी वाली रेडियस होती है, छोटी वाली रेडियस, दो रेडियस है ना यहाँ पे, 7 और 1 5 है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एल की वैल्यू 10 दे रखा है आपसे, ठीक है, और कैपिटल आर मेरे को दे रखा है 7 और ये स्मॉल r 5 दे रखा है। तो 22/7 × 10 मतलब 12, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, तो 12 × 10 120, 22 × 12 मेरे को कर लेना है, 22 दूनी 44 और 22, मतलब मेरे को मिल रहा है 264 पे 0/7, ठीक है। अब मेरे को देख लो एक चीज बताओ, मेरे को 7 को अगर मैं 26 से डिवाइड करूंगा तो क्या मैं 4 बार में डिवाइड दे पाऊंगा, तो नहीं, क्योंकि 7 4 28 होता है, तो ये 28 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 बार में जाएगी। तो 3 बार में जाएगी और इस सब में क्या है 4 4 से स्टार्ट है, तो BCD तो होने से रह गया, किसी भी कीमत में नहीं होगा, ऑप्शन है हमारा सिर्फ होगा। यूनिट डिजिट से नहीं होगा तो इधर से हो गया, लेफ्ट साइड से हो गया, तो 3 से हो रहा है, तो 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं। चलो कहीं ना कहीं से दिमाग लगा लेना आपने, ठीक है। चलो बैठ के मजदूरी नहीं करने का। ऑप्शन में गलतियां हैं, 377 या 3, अच्छा एक बार सॉल्व करके देख लेना आप, 87 आ रहा है कि 77 आ रहा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 27 ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा 77 कर दो, यहाँ पे 0.14 कर दो, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया ऑप्शन के आंसर के अंदर। बाकी ऑप्शंस ठीक है आपके, सब कुछ ठीक ठाक है इधर।
आगे देखो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1470 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बहुत सही है यार। अब इसको जब भी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा ना, तो मेरे को इसको ना तोड़ दो ऐसे, 2 से ले जाओ, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 7 3 10 3 15, मतलब 3 से जाने वाला है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 छके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं जाने वाला है। अभी 5 से जाओगे तो 5 छके 20, 5 9 45, 7 से ले जाओगे 7 सत्ते 49, मतलब 7 का तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 3 के लिए मेरे को एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के लिए एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 3 एंड 5 की जरूरत है, दैट इज 30। तो 30 में और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। क्योंकि 7 तो 2 बार आ गया, स्क्वायर करने के लिए कोई चीज 2 बार होना चाहिए ना, तो 5 3 2 एक बार है, तो 2 2 बार रहते तो ठीक है, समझ में आता। तो ये 2 2 बार करने के लिए एक और 2 2, एक और 3 दे दो और एक और 5 दे दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, जिसको हम 30 कहते हैं। कह रहा है एक यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव 50 किलोमीटर दूरी तक जाने स्थान तक जाती है, तो उसी रास्ते से वापस आती है, तो यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होता है कि भाई। सही है, चलो एवरेज स्पीड निकालने को कह रहे हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बताओ मेरे को। टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 50 किलोमीटर है, ये तो समझ में आ गया। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे। तो भाई आप जा रहे हो, पहले डाउन स्ट्रीम जा रहे हो फिर अप स्ट्रीम जा रहे हो, ऐसा कर सकते हो। डाउन स्ट्रीम क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ना धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मतलब है धारा की दिशा में जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, 10 बटा में 10 प्लस 3 कर लोगे आप 13। ठीक है, यही ना कर सकते हो आप। ठीक है चलो, डाउन स्ट्रीम मेरे को समझ में आ गया, 10 प्लस 3 डेट इज 13। अप स्ट्रीम स्पीड क्या है भाई, तो 10 में से 3 माइनस करा लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 7। सिंपल, अप स्ट्रीम मेरा 7 हो गया, डाउन स्ट्रीम मेरा ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब मेरे को बताओ, तो इस टाइम बराबर क्या होता है ये चीज बताओ। डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस पहले 50 किलोमीटर गया। अच्छा देखो 50 किलोमीटर जाता है और 50 किलोमीटर आता है, तो टोटल तो 50 प्लस 100 हो जाएगा ना मेरा यहाँ पे, ये चीज समझना। तो 50 जा रहा है डाउन स्ट्रीम 13 की स्पीड से, और 50 आ रहा है वो 7 की स्पीड से। या तो आप इसको सॉल्व करके भी सवाल को बना सकते हो, बट ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं जो कि काफी आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, बेसिक से जाओगे काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैं एक शॉर्टकट पढ़ाऊंगा आपको। जब भी एवरेज स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में आपको निकालने के लिए कहे ना, तो आप कहोगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड जो है उसकी अप स्ट्रीम स्पीड से मल्टीप्लाई करो और वाटर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, वाटर की स्पीड से डिवाइड कर दो। ठीक है, धारा की गति जो भी है उससे डिवाइड कर दो। तो डाउन स्ट्रीम मेरी कितनी हो जाएगी बताओ, क्या कहते हैं उसको, 10 प्लस 3, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा भाई, मेरा वाटर का स्पीड 3 है। ठीक है ना, तो अब ये कह सकते हो आप क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7 बटा में 3, तो क्या कह सकते हो, 13 सत्ते 91 और 91 बटा में, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिखा है, पता है क्या गलत लिखा है, यहाँ पे ना स्पीड ऑफ वाटर नहीं कर, स्पीड ऑफ ना वो करो, बोट करते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट करो यहाँ पे फॉर्मूला में, स्पीड ऑफ बोट कर दो, मैंने वाटर लिख दिया है बाय मिस्टेक। और स्पीड क्या है, नाव की गति 10 है ना, तो 10 से कर दो डिवाइड, दैट विल बी 9.1, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा सही। ये शॉर्टकट है इसका। ठीक है, जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा कि एक बार अप स्ट्रीम गया डाउन स्ट्रीम आया, तो डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बोट, ऐसे कर लोगे चीजें बन जाएंगी जल्दी। चलो, स्पीड ऑफ मतलब नाव का चाल लिखना था, मैंने धारा का चाल लिख दिया था। आगे देख क्या कह रहा है आपसे, एक निश्चित से धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतने हैं। तो भाई धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वो रहता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या कहते हैं,
डिफरेंस रहता है तो उसका मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको। देखो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। 2 साल के बीच का डिफरेंस क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है 530 है, मेरे को प्रिंसिपल पूछ रहा है तो रहने दो। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और ये 100 हो जाएगा स्क्वायर। ये 0 0 कट गया ना तो मेरा हो जाएगा 530 बराबर पी इंटू 1/100, 10 का स्क्वायर 100। अभी 100 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा 530 इंटू 100, 53,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से चीज़ों को आप निकाल सकते थे इजीली। ठीक है, बाकी आप बेसिक से जाते आप पहले वो निकालते सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राम और श्याम का वेतन 4:5 में है। प्रत्येक के वेतन में ना 5,000 बढ़ा दोगे तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो भाई ओल्ड रेशियो 4:5 है, न्यू रेशियो 5:6 है, 0 0 कटा लो, ऐसा मान के चल रहे। तो मान लो ना कि उनका श्याम का वेतन क्या है, तो राम का मान लो 4x है, श्याम का क्या है हमारा 5x है। तो इसे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो इनको हम क्रॉस माइनस कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। इनके बीच का डिफरेंस 1 है और इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो सेकंड रेशियो के बीच का डिफरेंस 1 है इंटू टोटल कितना दोनों में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं 5,000 का, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच का डिफरेंस x है, तो मतलब 1 है, तो एक x की वैल्यू होगी 5,000। तो ये सारे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं और पेड बैचेस में भी पढ़ाए हैं, तो जाके पढ़ लेना, काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो पूछ रहा है शाम का वेतन, तो शाम का 5x है ना, तो 5 इंटू 5,000 कर दोगे मतलब 25,000 हो जाएगा। तो ऐसे करके चीज़ें आसानी से बन जाएगी। अब x मानोगे 4x प्लस बटा में 5x, दोनों में 5,000 बढ़ाओगे, फिर रेशियो इक्वल करोगे 5/6, नहीं आता जाएगी सॉल्व करने में। सी ऑप्शन दे रहे हैं ना, 5,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान वेतन क्या है। ठीक है, इसमें मैंने गलती किया सुनो, ये तो पहले का वेतन है ना, बढ़ाने के बाद 5,000 हो जाएगा ना। 25,000 में से अगर 5,000 बढ़ाना भी है तो 30,000 हो जाएगा। फिर ठीक है, आपसे मेरे को लगा पुराना वेतन पूछ रहा है, तो मैंने पहले का वेतन बता दिया था, 5x की वैल्यू निकाल दी थी। लेकिन पूछ रहा है श्याम का नया वेतन बताओ, तो भाई 5:6 है ना, तो श्याम का नया वेतन 6x हो जाएगा, तो 6×5 = 30, सिंपल सा फंड है। या फिर 5,000 बढ़ा दोगे तो 30,000 हो जाएगा। वर्तमान मतलब नया बढ़ाने के बाद कितना होगा वो आपसे पूछ रहा था। चलो कह रहा है क्या एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को ना 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी। भाई देखो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी स्टेशन से प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड 54 है, तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई पहले निकाल लो कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, एक तो स्पीड है उसकी 54, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 18×3 = 54, तो 5×3 = 15, 2×3 = 30, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 300 है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी, और प्लेटफॉर्म को वो 36 सेकंड में पार कर रहा है 54 × 5/18 स्पीड से, तो 36 से स्पीड से पार करेगा वो, तो ये हो जाएगा 18×3 = 54, 5×3 = 15, और हो जाएगा हमारा 36 × 15 कर लो आप, ठीक है, तो 540 हो जाएगा ना ये। तो हो जाएगा 540 में से 300 घटा लोगे तो मेरा मिल जाएगा 240 मीटर लंबा जो है आपका प्लेटफॉर्म का ये स्पीड है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था ये। कह रहा है ABC किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कम से कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्टिवली वो 20, 30 एंड 60 डेज के अंदर कर रहे हैं। यदि A को हर तीसरे दिन B और C की सहायता दी जाए, ठीक है, तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो कांड यहाँ पे किया जा रहा है क्या, A को हर तीसरे दिन ना B और C की सहायता कर रहा है, मतलब A एक दिन कर रहा है, फिर 2 दिन कर रहा है, ये मतलब डे 1, डे 2, डे 3 कर रहा है, A रेगुलर कर रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और थर्ड डे में ना देखो क्या आ रहा है, A के साथ B और C जुड़ जा रहे हैं, तो भाई 3 दिन में कितना काम हो रहा है वो निकालना होगा मेरे को। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, A 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है, 60 दिन में। टोटल टास्क निकालने के लिए इनका SCF ले लेते हैं जो कि 36 है, तो LCM 36 है, तो टोटल वर्क मेरे पास 36 है।
तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20, मतलब ये 3 काम करेगा। बी एक दिन में 60/30, मतलब ये 2 काम करेगा। सी एक दिन में कितना करेगा भाई, 60/60, मतलब 1 काम करेगा। ए पहले दिन अकेले करेगा, 3 काम करेगा। बी दूसरे दिन भी अकेले करेगा, 3 काम करेगा। लेकिन अगर तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलके करेंगे तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा। तो मतलब 3 दिन मिला के 3 + 3 + 6, मतलब 12 वर्क होंगे 3 डेज के अंदर। तो हमारे पास टोटल कितना काम है, 12×5 = 60, कट गया। तो 5, तो ये 5 जो है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 15 डेज के अंदर होगा। क्यों 3 से किया, बिकॉज 3 दिन का टास्क जो था ना 12 काम, तो मैंने 12 से 60 को डिवाइड किया था जो कि 3 दिन का काम था, तो इसलिए मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा काम 15 डेज में खत्म होगा। अगर ये 2 दिन के टास्क से डिवाइड करता तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रीना ने 1200 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए ले लिया जितने वर्षों की ब्याज दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 432 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए तो ब्याज की दर क्या थी, ये चीज बताओ भाई। चलो निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज पे 1200 रुपए लिया, प्रिंसिपल 1200 है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कितने साल के लिए, उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज दर है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है टाइम के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर आर कह लो, या फिर मतलब देखो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर ब्याज मेरा ये मिल रहा है, तो ब्याज का दर क्या पूछ रहा है ना, तो ठीक है। हम आर की वैल्यू क्या लेंगे, हम आगे देखते हैं। तो पी आर टी बाई 100 बराबर होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। तो पी की वैल्यू मेरे को 1200 दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता नहीं आ रहा है। अब मैं टी को टी नहीं मानूंगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, तो मैं टी को भी आर मान लेता हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर है। क्योंकि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैं आर ही रखूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बाई 100। और मेरे को सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 432, ठीक है। अब सवाल मेरा ये आता है कि अगर मैं 0 को कटा दूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं 0 को कटा दूं तो क्या 12 432 को कटा पाएगा, तो ऑब्वियस सी चीज है 36 बार में कटा देगा। आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर हो जाएगा √36 जो कि 6 के बराबर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। चलो अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 22.5% की लाभ की उम्मीद थी। यदि एक सप्ताह में बिक्री इतने हो जाए तो उसका लाभ बताओ कितनी है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। कह रहा है कि अगर बिक्री जो ना 392 रुपए की हो जाए तो कॉस्ट प्राइस पे 22.5% का प्रॉफिट तब होगा, मैं डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दे रहा हूं, जब उसकी सेलिंग प्राइस 392 हो जाएगी। तो मैं वही काम कर देता हूँ यहीं पे, क्यों उतना नौटंकी करना है मेरे को। तो 5 से कटाऊंगा, 5 2 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, कट गया। 5 से 5 4 जा, 5 9 जा, 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। 7 से कट जाएगा, 7 7 जा, और ये 7 से कटेगा 7 5 7 6, ये फिर 8 बार में कट जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया मेरा, कि क्या हुआ, ऑप्शन में कुछ तो गलत है, ऑप्शन में कुछ तो गलत है भाई। ठीक है, देखते हैं 8 × 20 × 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 320 रुपीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो भाई प्रॉब्लम है ना। अच्छा ठीक है, ऑप्शन में गलत नहीं है, मैं कॉस्ट प्राइस निकाल के बैठ गया, पूछा है उसका प्रॉफिट क्या होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल के देख रहा हूँ कि ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन प्रॉफिट पूछा है। तो सेलिंग प्राइस 392 थी और कॉस्ट प्राइस में से घटा लो 320, तो 72 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं वही तो कहूँगी, ऑप्शन कैसे गलत हो गया, इतना इतना भयंकर वाला गलती कैसे हो गया भाई। मैं भी सोच रहा था, मैं कॉस्ट प्राइस 320 आ रही है, ऑप्शन छोटे छोटे हैं। ऑप्शन भी छोटे होंगे क्योंकि हमारा एक्चुअल पूछा प्रॉफिट है। आगे क्या कह रहा है भाई, देखो एक प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की प्रॉफिट होती है, तो 15% की लॉस होती है। तो 15% प्रॉफिट पाने के लिए प्लॉट को कितने में बेचने जानी चाहिए। 15% का हानि का मतलब क्या है, 85% की वैल्यू लगा रहे हो आप, तो उसकी 18,700 बन रही है। तो मेरे को 115% का मतलब 15% का प्रॉफिट लगाना हो तो मैं लगाऊंगा 18,700 बटा में 85 इंटू इतना 115। ठीक है ना, तो इनको आप कर सकते हो, सॉल्व करो। तो 5 से ले जाओगे 17 बार में कटेगा, ठीक है, और ये मैं 5 से ले जाऊंगा 5 - 5 = 15। अब ये 17 से कटाओगे एक बार में, फिर एक बार में 00,
तो 11 × 23 करोगे तो मेरा मिल जाएगा 25300, 253 है ना। तो मेरा ये जो हो गया ना, वो क्या कहते हैं, प्लॉट का कीमत क्या होगा, 2000, 25,300। ठीक है, तो ये तो बोलोगे ये क्या लॉजिक है, तो ये सब यूट्यूब पे करा रखा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं कही तो फिर कहाँ समझ में आएगा। ये सारे लॉजिक्स को मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो नया नया चीज मैं सिखा रहा हूँ, नहीं, पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया तब मैं मॉक लेके आया हूँ। बच्चे कह रहे थे कि पहले मॉक कराओ मॉक कराओ, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे मॉक कराने का तरीका मैक्सिमम क्वेश्चन मैं शॉर्टकट की मदद से बनाऊंगा, तो बच्चा फिर गाली देगा कि क्या यूज कर रहे हो। इसलिए कहता हूँ जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पूरा मैथ वहां से पढ़ो, ठीक है, तब नौटंकी करना मॉक लगाने वाला। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो मॉक लगा के क्या कर लोगे। आगे देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है ना और चौड़ाई, उनके बीच का डिफरेंस 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, चलो, पार्क का क्षेत्रफल मतलब क्या है, आयताकार है, लेंथ 3x है, विड्थ 2x है, ठीक है, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है 8 मिनट के अंदर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सुनो ध्यान से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस क्या है मेरा, तो इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, तो 3x + 2x। तो मेरा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये 8 मिनट में कर रहा है, और मेरे को वर्ग मीटर में पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 5/18 से करके, और मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 8 × 60 करूंगा। ये जो समझ में आ रहा है, तो 6 से 3 बार में किया, 6 से ये 2 बार में किया, ठीक है भाई, और ये 3 से मेरा 20 बार में कटेगा, और 2 मेरा इधर का कट गया, तो ये हो गया 5x बराबर हो गया मेरा 8×5 = 40, ठीक है, और 40 दूनी 80, तो 800 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 160, 5 से डिवाइड होके। तो मेरे पूछ रहे ना कि इसका पार्क का क्षेत्रफल बताओ, तो 3x × 2x कर लोगे, तो 3 × 160 × 2 × 160, तो 480 × 320 कर लो, 8×3 = 24, सॉरी 8×3 = 24 नहीं होगा ना, इसका यूनिट लीजिए, 8 × 2 करोगे तो 16, ठीक है, तो मतलब 48 × 32 कर लो ना, सिंपल। और उस पर 2 जीरो होने चाहिए, छोड़ो वो भी नहीं करने की जरूरत है, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, और 8 × 2 करोगे तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ए का भी 6 है बट इसका सिंगल जीरो है, तो वो हम आंसर ही नहीं करेंगे, क्यों ही कैलकुलेशन करें इतना बड़ा, हम ऑप्शन से कर सकते हैं सबकी, तो बी आंसर होना चाहिए इसका, सही है। तो इसका मतलब है 153 600, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कर दो। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। कह रहे 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम की कप्तान की आयु जो थी ना 26 साल थी, विकेट कीपर की आयु जो है ना 3 वर्ष अधिक है, तो यदि दोनों की आयु निकाल दी जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो टीम की औसत आयु बताओ क्या हो जाएगी भाई, गजब। तो पूरा टीम का मान लो x है, तो 11 सदस्यों का है, तो सबका सम क्या होगा, 11x हो जाएगा। इसमें से 2 लोगों को निकाल दो, एक तो 26 साल वाले को निकाल दो, और एक जो इससे 3 साल बड़ा था, मतलब 29 साल वाले को निकाल दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, अब बचेंगे सिर्फ 9 लोग। अब जो इनका एवरेज बन के आ रहा है पहले के एवरेज से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तो 11x माइनस क्या हो जाएगा भाई, 26 में से तुम 9 को अगर जोड़ रहे हो तो मिल जाएगा मेरा 55, ठीक है, और कोई फायदा है इसको करने का, 9 6 15 2 4, तो ठीक है कर लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 9x माइनस 9, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको 9x को इधर लाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2x। अब मैं 55 को पॉजिटिव वैल्यू ले जाऊंगा उधर, 55 में से 9 घटाऊंगा, मेरे को मिल जाएगा 46, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 23। तो पूछा क्या है भाई, x की वैल्यू, टीम की औसत आयु क्या थी, 23 साल थी, तो मैंने x माना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरा दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है और संख्या इतने हैं, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं बताओ, दिमाग लगाओ कैसे निकालते हैं। बोलोगे निकालने का तरीका तो नहीं पता, देखो मैं सिखाता हूँ। मान लो एक नंबर 2x है, दूसरा नंबर 3x है, सिंपल ना, चलो ठीक है।
अगर मैं इनका ना वो एलसीएम निकालूंगा अगर, तो x से डिवाइड दूंगा ना तो मेरे को 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और इनका एलसीएम x इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू आती है 48। 3 दूनी 6, x बराबर हो जाएगा 6 से 8 बार में कट जाएगा 8। तो पहला नंबर हो गया, 2x की वैल्यू हो जाएगी 16 और 3x की वैल्यू हो जाएगी 24। तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 16 प्लस 24 करोगे 40 हो जाएगा। सिंपल ना। चलो, नहीं तो बोलोगे इसका कोई शॉर्टकट है, बोलेंगे हाँ। अगर आपको एलसीएम दिया रहेगा ना, तो और जो रेशियो रहेगा उससे डिवाइड कर दो 2 इंटू 3 से, तो 6 8 निकल गया। अब ये एक्स जो वैल्यू आया ना, ये डिवाइड करने पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी संख्या मिल जाएंगी। अब उनको जोड़ना है, घटाना है, जो भी करना है करते रहना बेटा। दोनों मेथड से कर सकते थे, बहुत इजीली बन जाता है ये। 59 देखो क्या कह रहा है, एक टैंक को भरने के लिए 25 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। यदि बाल्टी की क्षमता को घटाकर वर्तमान के 2/5वें भाग तक कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने के लिए कितना बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं कितना बाल्टी पानी चाहिए भाई। अब देखो 25 बाल्टी पानी भरने की आवश्यकता है, उसी बाल्टी की क्षमता को घटाकर 2/5वें भाग, 25 को घटाकर 2/5वें मतलब 2/5 कर दोगे, उसकी 10 बाल्टी करने की क्षमता कर दोगे, तो अब भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, अब इसको बनाने का एक सिंपल सा लॉजिक है। बोलोगे क्या लॉजिक है, कुछ तो समझाओ। देखो हमने यहाँ वैल्यू गलत ले लिया है। 25 बाल्टी की क्षमता, तो ये तो क्षमता था ना, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं। सुनो सीधे ना इसको कंपाउंड प्रोपोर्शनल का यूज करो, कंपाउंड रेशियो का यूज करते हैं। लाइक देखो हम कहते थे ना m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है ना यार। चलो m मान लो 25 लोग हैं और 25 बाल्टी, ठीक है, और कैपेसिटी उसकी मान लो x थी। तो अब उस x कैपेसिटी को हम ना उसके 2/5 कर देते हैं। तो अब मेरे को कितने बाल्टी चाहिए, तो क्या मान ले b बकेट चाहिए। तो मैं x कट जाएगा भाई, b बराबर हो जाएगा 25 इंटू 5/2 डेट इज 125/2 मतलब 62.5, क्योंकि 125 को डिवाइड करोगे 2 से तो यही मिलेगा ना, 125/2 करोगे तो 62/5। तो सिंपल है, यही फॉर्मूला लगा के यूज करो ना, क्या ही उतना टाइम पास करना। ये इसकी मुर्गा की मुर्गी कर देते हैं। चलो एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है। सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, हम निकालते हैं कैसे इनको। देखो फटाक से जो क्वेश्चन में कहा वही काम करो। लाइक देखो सिरों की संख्या ना, तो एक मुर्गी के हेन के एक ही सिर होंगे और एक काऊ के एक ही सिर होंगे, जो कि टोटल मिला के 48 है, ठीक है। लेकिन एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और एक गाय के 4 पैर होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है भाई 140 है। अरे इसका आंसर आ गया सामने। अब मेरे को ना इसमें से या तो आप हेन को हटा लो या फिर काऊ को हटा लो। तो मैं ना ये छोटा वैल्यू है तो इसी को हटाता हूँ, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो वैल्यू आएगा ये होगा 2 हेन और ये मेरे को मिल जाएगा 2 काउ इज इक्वल टू 96। अब मैं इन दोनों इक्वेशन में से ना मेरे को हेन को हटाना है तो मैं माइनस कर लूंगा पूरी चीजों को। तो 2 हेन माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 काउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया 4, तो काउ की वैल्यू 22 आ गई। तो 22 गाय हैं तो टोटल 48 थे मिलाकर, हेन प्लस काउ मिलाकर मेरे को अगर 48 थे, तो काउ की संख्या 22 हो गई, तो हेन कितनी हो जाएगी 48 में से 22 घटा लोगे 26 हो जाएगा। सिंपल, ये इक्वेशन बेस्ड है। अब हमारा डी आंसर ठीक है। ठीक है भाई, जाने से पहले यही कमेंट करके बताओ कितना आपने स्कोर किया। एंड जाने से पहले फिर से याद दिला दूं कि आप बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे रक्षक 3.0 बैच को ज्वाइन करके पढ़ो। मॉक जंक्शन क्या चीज़ है, वो एक नया ऐप है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं ना, बहुत कम प्राइस में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ है कि आप इसके ऊपर रक्षक 3.0 बैच में ज्वाइन करके आप बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।